अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो थोड़ा सा डिटेल लेक्चर होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मीन हार्ट एंड ग्राम मीन द प्रोडक्शन ऑफ वेव्स और पीक्स। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपके हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही होती हैं उन्हें फाइंड आउट करके मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ दीज वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ दीज पीक्स। ठीक है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ईसी ग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफ से निकला है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नतीजे में ये जो ग्राफ सा प्रोड्यूस हो रहा है इसकी स्टडी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। जो पेपर के ऊपर ये ग्राफ प्रोड्यूस होकर आता है ना, उसे जब स्टडी करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं और इस ग्राफ की प्रोडक्शन के प्रोसेस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईसीजी की टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है? आपके हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उनकी जनरेशन की वजह से आपके हार्ट के मसल्स को सिग्नल मिलता है और आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी के अंदर। अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होती, अपने रेगुलर रिदम में ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म नहीं होती, तो डेफिनेटली आपका हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं करता। सो कोई डेफिशिएंसी होती है आपके हार्ट के अंदर। सो उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी की टेक्निक यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं। सो जहाँ पर भी कोई इशू नज़र आता है सो इस वेव के अंदर, इन पीक्स के अंदर वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। सो उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दी जाती हैं पेशेंट्स को। सो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आपकी बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, तकरीबन 12 से 15 इलेक्ट्रोड्स, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करते हैं। मशीन के साथ कनेक्टेड होते हैं। मशीन उस डाटा को इंटरप्रेट करके ग्राफ की फॉर्म में निकाल कर आपको दे देती है। बट यहाँ पर जो है हम दो इलेक्ट्रोड की निस्बत से एक ये जो ग्राफ सा अपीयर हो रहा है इसे रीड करने की कोशिश करेंगे। सो दो इलेक्ट्रोड की निस्बत से इसे रीड करेंगे। एक इलेक्ट्रोड इस डायरेक्शन में है सपोज, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर अटैच है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एपेक्स ऑफ द हार्ट की जानिब है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बेस ऑफ द हार्ट, ये बेस ऑफ हार्ट है, ये एपेक्स है, हार्ट का एपेक्स रीजन है। सो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोड। सो जब भी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, इसका मतलब क्या है कि हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें आयंस की एक्सचेंज होती है। सपोज ये हार्ट के बहुत सारे सेल्स हैं, ये अंदर से कैसे होते हैं, ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज होते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और डेफिनेटली बाहर से फिर क्या होंगे, बाहर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और इस स्टेट को कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। पोल सा बना हुआ है ना, पोलराइज्ड स्टेट कहा जाता है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल बने हुए हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। आपके हार्ट के मसल नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से होते हैं। कोई भी मसल्स जो हों वो इसी स्टेट में जनरली प्रेजेंट होते हैं। अब इन मसल्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए डीपोलराइज होना है, यानी आयन की एक्सचेंज करनी है, डीपोलराइज होना है, यानी इस स्टेट से चेंज होकर डीपोलराइज स्टेट में जाना है। जिसका मतलब क्या है, सपोज ये वही काफ़ी सारे सेल्स हैं, यहाँ से ये पॉजिटिव होना शुरू हो चुके हैं अंदर से, अभी आधे जो हैं ये नेगेटिव ही हैं। सो ये डीपोलराइजेशन हो रही है, और जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन से अटैच हैं। यहाँ पर सपोज नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी तो आपको ग्राफ के अंदर एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी। कौन सी डिफ्लेक्शन नजर आएगी? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन नजर आएगी ग्राफ के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं आपने अभी से याद करनी है। जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी तो आपको ग्राफ के अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी। अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रही है, सपोज ये सेल्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस जाने आ रही है, तो आपको ग्राफ के अंदर एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन नज़र आएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। हो गया क्लियर? यानी यहाँ से देखते हैं,
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो चलिए मेजर करना शुरू करते हैं। हार्ट के अंदर यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें पेसमेकर कहा जाता है, जहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। सो इन पेसमेकर सेल्स को ऐसे नोड कहा जाता है या साइनस नोड कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। सो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट आर्टरियम में भी जा रही है और यहाँ पर एक और नोड होता है, एक और पॉइंट होता है, वहाँ पर भी टकरा रही है और पूरे आर्टरियम के अंदर ये फैल रही है। सो ये वेक्टर्स से ड्रा हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डायरेक्शंस में जा रही है। सो अगर इन सब वेक्टर्स को हम कंबाइन कर लें तो हमें एक कंबाइन इस डायरेक्शन में वेक्टर नज़र आ रहा है। ये कंबाइन इस डायरेक्शन में एक वेक्टर सा बन गया। अब ये इस वेक्टर को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है। तो डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए इस ग्राफ के अंदर, और यही होता है इस ग्राफ के अंदर। ये जो पहली वेव आपको नज़र आ रही है जिसे पी वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होगी, जिन जिन मसल से पास होगी वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सो आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए आपको एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये जो वेव्स हैं इनको पी क्यू आर एस टी वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी क्यू आर एस टी से कुछ मतलब भी नहीं बनता, आर्बिट्री अल्फ़ाबेट हैं, बट ये कुछ वेव्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इनको नाम दिए गए हैं वेव्स को। सो फर्स्ट वेव की आपको समझ आएगी, जब आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पी वेव जनरेट होगी। क्यों ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देती है ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक एरिया सा नज़र आ रहा है जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, थोड़ी टाइम के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। ये डिफ्लेक्शन क्यों नहीं है कि ये जो वेव्स हैं ये आकर एवी नोड के ऊपर जाकर रुक जाती हैं। ये कौन सा नोड है, एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ये आप जानते होंगे कौन से हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बारी। यहाँ पर आकर ये एक्टिविटी थोड़ी सी स्टॉप होती है, एवी नोड इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करता है और आगे ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार होता है। सो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम के लिए आपको यहाँ पर एक डिले सा नज़र आ रहा है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। सो जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये हमने एक लाइन ड्रा कर रखी है, इस लाइन को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। क्या, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, मतलब आपको समझ आ चुका होगा, आइसो मीन सेम, यानी ये एक ऐसी लाइन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेम होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलती। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सिग्नल एवी नोड तक जा चुका है। अब सिग्नल यहाँ से नीचे ट्रेवल नहीं करता क्योंकि ये जो वाल्व्स हैं ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और फाइब्रस टिश्यूज़ कंडक्टर नहीं होते, ये इंसुलेटर होते हैं और ये सिग्नल को नीचे पास नहीं होने देते। सिग्नल को यहाँ दरमियान से नीचे जाना है। सो यहाँ एवी नोड के साथ एक बंडल सा अटैच होता है जिसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। ये सिग्नल इस बंडल ऑफ हिस में ट्रेवल करता है और ये बंडल ऑफ हिस फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है जिन्हें लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांच कहा जाता है। ओके, जैसे ही ये सिग्नल यहाँ से नीचे आया, इन दो ब्रांचेज में गया, तो ये जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है, सपोज दिस इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है ये दरमियान वाले रीजन को डीपोलराइज करना शुरू कर देती है। सो सिग्नल इस तरीके से डीपोलराइज होना, सिग्नल नहीं, मसल सेल्स इस तरीके से डीपोलराइज होना शुरू हो जाते हैं इस डायरेक्शन में। इस रीजन को सेप्टम कहा जाता है जो सेपरेट कर रहा होता है दो वेंट्रिकल्स को, दो आर्टरिकल्स को आपस में। सो आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डीपोलराइजेशन देखने को मिलती है और फिर ये भी इस तरीके से डीपोलराइज हो रहे होते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम इन वेक्टर्स को एक कंबाइंड वेक्टर में डिवाइड करें तो हमें एक इस तरीके से एक वेक्टर मिलेगा इन सब डायरेक्शन को अगर हम देखें। सो इस वेक्टर को अगर हम इसके सिनारियो से देखते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ये वेक्टर अवे जा रहा है कि नहीं। सो जब
वेक्टर अवे जा रहा हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पॉजिटिव डायरेक्शन से दूर जा रहा हो, तो कौन सी डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन सामने आती है जिसे क्यू वेव कहा जाता है। और ये क्यों आती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन? कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच हैं, ये सिग्नल को नेगेटिव राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ भेज रहे होते हैं। इस तरीके से मतलब मसल सेल्स को डीपोलराइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेट वेक्टर जो है वो अवे जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये सिग्नल आगे ट्रेवल करता है, आगे परकिंजीज फाइबर्स होती हैं उनमें ट्रेवल करता है। और कैसे ट्रेवल करता है? ये सिग्नल इस तरीके से परकिंजीज फाइबर्स में ट्रेवल करता है। ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये काफ़ी थिक होती है, इसमें सिग्नल इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल कर रहा होता है। और डेफिनेटली जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके भी मसल के अंदर ये सिग्नल इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होता है। सो अगर इन सब वेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमें एक डायरेक्ट इस तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर नज़र आता है। और इस वेक्टर से क्या जाहिर होता है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव करती है तो क्या होता है, आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आती है। और ये क्योंकि बहुत स्पीड से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव कर रही होती है, सो आपको एक शार्प पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की वेव नज़र आएगी जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एट द एंड फिर क्या होता है, ये जो ऊपर वाले जो मसल्स हैं हार्ट के, ये भी डिपोलराइज होते हैं और ये इस डायरेक्शन में डिपोलराइज होते हैं। ये क्यों डिपोलराइज होते हैं? ताकि ये ऊपर तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हों और सारे का सारा ब्लड जो है वो वेसल में ट्रेवल कर जाए। सो इनकी अगर हम इनके वेक्टर को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, सॉरी अपवर्ड डिफ्लेक्शन नहीं, अपवर्ड वेक्टर नज़र आ रहा है। अपवर्ड वेक्टर क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रहा है, तो हमें एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए और डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि एस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले पी वेव जो कि आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है। सो इसका मतलब क्या है कि ये पी वेव क्या कर रही है, आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है और आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड के लिए होती है। सो यहाँ से टाइम वगैरह भी मेजर किए जाते हैं, यहाँ से नहीं कार्डियक साइकिल में मेजर किए जाते हैं क्योंकि टाइम का हमें पता है। सो इनको इंटरप्रेट करके हमें हार्ट के डेटे की समझ आती है कि कौन सा मसल जो है वो कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो QRS वेव है इसे कंबाइनली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। QRS वेव जो है ये कंबाइनली क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और ये यहाँ तक जाती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक होती है और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकंड। ओके, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हार्ट को देख लिया हमने। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन दोबारा से नज़र आएगी जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, एक स्ट्रेट सा नज़र आ रहा है आपको। ये क्यों होता है? क्योंकि अब सारे के सारे वेंट्रिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो डीपोलराइज हो चुके हैं। यानी जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन नज़र आती है, लेकिन जब सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डीपोलराइज्ड हो जाएंगे, सारे के सारे सेल्स अंदर से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आपको लाइन, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी ग्राफ के अंदर। सो इसे हम कह सकते हैं डीपोलराइज्ड फॉर्म, डीपोलराइज्ड फॉर्म ऑफ सेल। सो सारे के सारे वेंट्रिकुलर सेल्स जो हैं वो डीपोलराइज्ड स्टेट में जा चुके हैं, इसलिए कोई डिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट का जो साइकिल है वो अगेन एंड अगेन हो रहा होता है, कार्डियक साइकिल जिसे बोलते हैं, अगेन एंड अगेन इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। सो ज़रूरी है कि ये जितने भी सेल्स हैं ये डीपोलराइज हो चुके हैं, इनको दोबारा से पोलराइज फॉर्म में जाना है ताकि अगेन से ये डीपोलराइज हो और अगेन से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो, अगेन से ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे। क्योंकि डीपोलराइज तो दोबारा से डीपोलराइज नहीं होगा ना, इससे क्या होना है, इन सेल्स को दोबारा से पोलराइज फॉर्म में जाना है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीपोलराइजेशन। दोबारा से पोलराइज फॉर्म में जाना है, रीपोलराइज्ड स्टेट में जाना है इन सेल्स को। सो ये रीपोलराइजेशन का फिनोमेना जो है ये एक वेव की फॉर्म में यहाँ पर अपीयर होता है जिसे टी वेव कहा जाता है।
सो ये लास्ट वेव जो है ये टी वेव को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब क्या है, रिपोलराइजेशन है। किसका? वेंट्रिकल का। ये रिप्रेजेंट कर रही है रिपोलराइजेशन को, टी वेव। अब डेफिनेटली रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम भी होती है, लेकिन वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती, क्योंकि एकदम से आगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो वेव हमें नज़र नहीं आती। लेकिन रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हमें आसानी से नज़र आती है, एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन में नज़र आती है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों होती है वो भी अभी हम देखते हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स अब डीपोलराइज हैं, ये रिपोलराइज होते हैं तो हमें एक वेव नज़र आती है, और ये रिपोलराइज इस डायरेक्शन में होते हैं, जहाँ पर एंड हुई जाकर डीपोलराइजेशन, वहाँ से एक रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। सो यहाँ से रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, पूरा वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड, पूरे वेंट्रिकुलर सेल्स रिपोलराइज्ड होंगे। सो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो यहाँ पर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सारे सेल डिपोलराइज्ड हो चुके हैं, और हमने कहा इस डायरेक्शन से एंड से जो है वो रिपोलराइजेशन शुरू होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव आस्ता आस्ता नेगेटिव होते जाएंगे। सो इस डायरेक्शन में एक वेव सी ट्रेवल करेगी। सो अगर हम इसको और इसको देखें तो डेफिनेटली दोनों वेव सेम हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। दोनों की दोनों वेव सेम हैं, होपफुली आपको समझ आ रही होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। यानी यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब हैं। सो जब भी ये सिनारियो, ये वाला डायपोल बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। सो यही प्रोसेस होता है, यहाँ पर रिपोलराइजेशन में आपको एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आती है, ऑल्दो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं। सो आपको एक रिपोलराइजेशन में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। सो होपफुली आपको ग्राफ की समझ आ चुकी होगी, पी वेव कैसे जनरेट होती है, QRS वेव कैसे जनरेट होती है, और फिर रिपोलराइजेशन क्यों होती है और कैसे होती है। रिपोलराइजेशन होती है तो आपका हार्ट रिलैक्स कर जाता है और अगेन से तैयार हो जाता है पोलराइज्ड बन के, ताकि दोबारा से डिपोलराइज हो और एक और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो और दोबारा से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। और रिपोलराइजेशन के बाद जैसे ही ये प्रोसेस यहाँ से आगे स्टार्ट होता है, सो 0.4 सेकंड का डिले होता है, जिसके बाद दोबारा से पी वेव जनरेट होती है और दोबारा से कार्डियक साइकिल रिपीट होता है। सो अगर हम इन सब वेव को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पी वेव आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है, इसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो आर्टिकल्स में कोई मसला चल रहा है। ये डिले में कोई चेंज आ रही है तो इसका मतलब है एवी नोड जो है वो सिग्नल अच्छे तरीके से कैच नहीं कर रहा। ये डिफ्लेक्शन अगर सही से नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये सेप्टम अच्छे तरीके से डिपोलराइज नहीं हो रहा। ये आर वेव में अगर कोई चेंज आ रही है तो हमें समझ आ रही है कि परकिंजीज फाइबर में सिग्नल अच्छे तरीके से ट्रेवल नहीं हो रहा। इसी तरीके से ये सारे प्रोसेसेस आपको समझ आ जाते हैं। सो इनको इंटरप्रेट करके डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है, समझ जाता है कि हार्ट के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम चल रही है और क्या इसका हल क्या निकालना चाहिए। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।